शाम और लेबनान की सिचुएशन इस वक्त बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। वो आपने सुना ना कि जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन हम सीरिया में डेवलप होती हुई देख रहे हैं, जिसमें सीरियन रूलर्स ने जरा हैरान किया है। जो हम अक्सर बात करते हैं कि ये अमेरिका के बहुत क्लोज हैं और इसराइल को भी इनसे कोई मसला नहीं है, ये जिसे कहते हैं ना अच्छे बच्चे बनकर रह रहे हैं। लेकिन वो जो अच्छे बच्चे का तासुर था पहली बार उन्होंने तोड़ा है और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है उन्हें। मतलब विद इन अ डे रिस्पॉन्स दिया गया है उनकी जानिब से, जो सीरियन रूलर से खुश नहीं है। तो क्या हो रहा है सीरिया, लेबनान, इजराइल और अमेरिका बादर के दरमियान, आइए जानते हैं। तो थोड़ी सी क्विक हिस्ट्री अगर हम देख लें तो ये तो हम सबको पता है कि रीसेंट पास्ट में सीरिया और लेबनान के ताल्लुकात कोई इतने आइडियल नहीं थे और उसमें एक मेजर रीजन थी हिजबुल्लाह की। ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें हिजबुल्लाह एक अहम कंपोनेंट है, जो कि बशार अल असद की हुकूमत को सपोर्ट करती थी अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट के खिलाफ। और भी कुछ दूसरे ग्रुप्स थे, ये अहमद अल शरा वगैरह के ग्रुप्स, जो कि बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ लड़ते थे और बशार अल असद की हुकूमत का साथ देती थी हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह को कौन बैक करता था? ईरान। तो इस तरह एक डायनामिक सेट हुई भी थी और इसी वजह से हमने 2024 में बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया था और हमने देखा था कि किस तरह अहमद अल शरा की फोर्सेस ने हिजबुल्लाह का पूरा रास्ता ब्लॉक किया सीरिया के अंदर। और उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह की अब कोई जगह नहीं हमारे मुल्क में, क्योंकि उनके कुछ आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात भी थे। और फिर आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात जब नेक्स्ट लेवल तक चले जाएं तो बात फिर सिक्योरिटी इंटरेस्ट तक चली जाती है, यानी आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन मफादात होते हैं वहां तक पहुंच जाती है, यानी कि कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो इसराइल ने बड़ा जबरदस्त इसको यूटिलाइज किया। इसमें ईरान भी इस जंग में इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात बड़े खराब रहे हैं और इसमें एक मसलकी इख्तलाफ था जिसको बाद में एक्सप्लॉइट किया गया, ये अहमद अल शरा की फोर्सेस के दरमियान और हिजबुल्लाह के दरमियान। लेकिन अब क्या हुआ है? अब इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि अहमद अल शरा की हुकूमत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मुलाकात की है लेबनान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ और वहां पर उन्होंने कहा है कि हम हिजबुल्लाह से बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं अगर वो हमारे इंटरेस्ट में होगा और इस इलाके के इंटरेस्ट में होगा। अब याद रहे कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि सीरियन फोर्सेस जाएंगी लेबनान में और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेंगी, लेबनान की हुकूमत की मदद करेंगी। यानी ये प्लान चल रहा है अमेरिका और इजराइल का कि सीरिया, जिसको याद करें मैंने पहले क्या कहा, अच्छे बच्चे, अहमद अल शरा और उनकी फोर्सेस अच्छे बच्चे बन के जो चल रहे थे, जिनको व्हाइट हाउस में आओ भगत भी किया गया और ईरान ने बड़ी तनकीद की कि देखो दाइश और अलकायदा का एक्स कमांडर, उसको किस तरह व्हाइट हाउस में वेलकम किया जा रहा है, वो भी हमने सारा देखा था। तो इससे अमेरिकी और इजरायली फोर्सेस क्या अचीव करना चाहती हैं कि ये हमारा अच्छा बच्चा बन के रहे, क्योंकि इजराइल को भी ये ज्यादा तंग नहीं कर रहे। सदर्न साइड से इजराइल भी जब चाहे स्ट्राइक कर देता है और इजराइल ने, आपको याद है ना, क्लियरली कहा है कि हम लेबनान से, हम गाजा से और हम शाम से यानी सीरिया से नहीं विड्रॉ करेंगे। ये इजराइल ने क्लियर कट कह दिया है और अहमद अल शरा की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बशार अल असद की हुकूमत का जो मिलिट्री इक्विपमेंट था उसको इजराइल तबाह कर चुका है स्ट्राइक्स कर करके। और इनके पास क्या बचा है? राइफलें, बंदूकें, पिस्तौलें, और कुछ भी नहीं है इनके पास। यानी आप कह सकते हैं कि पुलिसिंग का वो काम कर सकती है वो फोर्स, जो लोकल लेवल पर आपका कोई भी पावरफुल बंदा करता है या बदमाश कर लेता है, वो काम कर सकती हैं सीरियन फोर्सेस, लड़ सकती हैं। लेकिन वो स्ट्रेटेजिक जो पावर है वो इजराइल ने इनकी छीन ली हुई है। और ये भी हमने देखा था कि साउथ में भी इजराइल ने इनकी फोर्सेस पर हमले किए पिछले साल और दुरुस्त कम्युनिटी की हिफाजत का बहाना लगाया इजराइल ने। तो ये समझने वाली बात है कि ये एक सैंडविच बने हुए हैं, इधर से हिजबुल्लाह है, इधर से इजराइल है। और अब अमेरिका कह रहा था कि तुम इनको करोगे डिसआर्म। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश थी कि जी हमने तुम्हारा इतना वेलकम किया, तुम्हें इतना प्रोटोकॉल दिया है, तुम्हें CNN के इंटरव्यूज करवाए हैं, BBC के, तुम्हें एक दहशतगर्द से हीरो बनाया है, प्रेसिडेंट बनाया है, तो तुम जरा बंदे के पुत्र बन के रहो और जो हम कहेंगे वो करो। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि इन्होंने ये ट्रंप के आइडिया, और ऑब्वियसली इजराइल की भी ये ख्वाहिश होगी, इसको रिजेक्ट किया है और इन्होंने डिप्लोमेसी की बात की है कि हम तो डिप्लोमेसी से चलेंगे और हम ये लेबनान के इंटरनल मैटर्स में हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और अगर पीस
पीस के लिए हिजबुल्लाह से बातचीत करनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे। और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है लेबनान के प्रेसिडेंट से और लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर से, जिनका ताल्लुक शिया कम्युनिटी से है और वो हिजबुल्लाह के एक क्लोज एलाय समझे जाते हैं लेबनान के अंदर। तो ये जो मीटिंग हुई इसमें लेबनान के टॉप ऑफिशियल्स थे, सदर से भी मुलाकात हुई है। ये शाम के फॉरेन मिनिस्टर असद अल शेबानी की, और दूसरी तरफ लेबनान की साइड पर उनके प्रेसिडेंट थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनके स्पीकर थे। अब लेबनान की हुकूमत का भी जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेबनान की हुकूमत में भी डिफरेंट धड़े हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन धड़े, और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि ये पोस्ट क्रिश्चियन की होगी, ये मुसलमान की होगी। तो इस तरह उन्होंने एक डिवीजन की हुई है और उसमें हिजबुल्लाह भी एक पॉलिटिकल एक्टर है, तो हिजबुल्लाह की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो स्पीकर इस वक्त जो है वो शिया कम्युनिटी के हैं और हिजबुल्लाह के एलाय समझे जाते हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ ऑन, वो क्रिश्चियन है, एक्स मिलिट्री हैं, और आजकल ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इजराइल से, ये इसको लीड कर रहे हैं। और इन्होंने ईरान पर भी इल्जाम लगाया था कि ईरान बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है लेबनान के मामलात में और ये हिजबुल्लाह वाला जो सारा मामला है। लेकिन इन्होंने इजराइल को भी तड़ी लगाई कि हम अपनी जमीन का 1 इंच भी आपको नहीं देंगे। तो ये भी एक किस्म के सैंडविच बने हुए हैं। तो लेबनान की इस वक्त सिचुएशन, ये लेबनान और सीरिया काफी मखदूश है, और जब इन दो पार्टीज ने मिल बैठने का फैसला किया तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और इन्होंने सिर्फ ये मुलाकात ही नहीं की बल्कि एक किस्म का नॉन एग्रेशन पैक्ट भी साइन किया, नॉन इंटरफेरेंस पैक्ट, कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के मामलात में। जबकि अमेरिका क्या चाहता है कि ये सीरियन फोर्सेस जाएं, अहमद अल शराकी जिन्होंने बशार अल असद का तख्ता उल्टा है, ये हिजबुल्लाह को डिसार्म कर सकती हैं। ये अपने लिए एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहते क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अंदर इनकी कुर्दिश कम्युनिटी है, उनसे मसले मसाइल चल रहे हैं, पीस डील हो जाती है फिर टूट जाती है। तो अपने मुल्क को गैदर रखने में इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। फिर पहले वो बशार अल असद के भी कुछ सपोर्टर्स हैं, बहुत सौ का तब ट्रायल चल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत शोरिश वहां से भी फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पाइन असी नहीं लड़ांगे, हमने इनसे पंगा नहीं लेना हिजबुल्लाह से। डेफिनेटली अभी तो हिजबुल्लाह मजीद इम्बोल्डन हुई है, ईरान को जो कामयाबी मिली है, तो इसलिए वो बातचीत करने पर जोर दे रहे हैं। तो इसका उनको एक मैसेज भी दे दिया गया है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमें जवाब देने की। शाम के अंदर एक कैफे में बड़ा खतरनाक धमाका हुआ है और सिविलियंस मारे गए हैं, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही होती हैं आजकल कि देखो जी शाम के हालात बदल रहे हैं। अहमद अल शरा भी अपनी वाइफ के साथ कैफे में गए होते हैं। वो शाम जो एक शोरिश ज़दा कंट्री था, जो 2011 से हम देख रहे थे कि वो पूरा उनका हलब का शहर तबाह हो गया और बहुत से सिटीज दमिश्क में हमले हुए, तो एक स्टेबिलिटी जो नजर आ रही थी, बेशक वो एक आप कह सकते हैं एक मसनूई, एक आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी ही क्यों ना थी, उसको भी अब चैलेंज कर दिया गया। अब किन फोर्सेस की जानिब से, ये आप खुद ही समझदार लोग हैं कि जब पैगाम आता है लड़ाई का, लेकिन वो जवाब देते हैं डिप्लोमेसी के जरिए, तो अगले ही दिन धमाका हो जाता है। तो धमाका हो गया है शाम के कैपिटल में। ये एक बहुत बुरी न्यूज़ है शाम के लोगों के लिए, जो बेचारे ऐसे फील कर रहे थे कि उनके यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, हालात अच्छे हो रहे हैं, और जिस स्टेबिलिटी को वो बेचारे क्रेव करते हैं वो भी कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए हमने देखा सबसे ज़रूरी आपका डिफेंस होना चाहिए। ये जो अरब ममालिक का हाल हुआ है, अरब ममालिक जितना पैसा शाम के पास तो नहीं है, तो अरब ममालिक के पास अगर इतना पैसा, इतनी मिलिट्री होते हुए वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं बिल्ड हुई थी, तो आप अंदाजा लगा लें कि शाम का फ्यूचर क्या है। बिल्कुल एक हवा का गोला है जिसका डिफेंस तकरीबन नामुमकिन कर दिया है इजराइल ने। इजराइल जब चाहेगा इसको उड़ा के रख देगा, और ये तो सिर्फ इसी वजह से है कि ये इनकी बात मानते हैं। किसी हद तक हम स्टेबिलिटी देखते हैं, और जैसे ही बात नहीं मानी धमाके शुरू हो गए हैं। और ये हम भी अक्सर इन पर तनकीद करते हैं, मतलब शराब वगैरह पर, कि ये बड़े अच्छे बच्चे बन के रहते हैं, यूएस के आगे कोई चू चरा नहीं करते। तो अब जैसे ही इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एग्जर्ट करने की कोशिश की, वहीं पर इनको जवाब दे दिया गया है। और अफसोस की बात है कि सिविलियंस इसमें जाम बहक हुए हैं, और वो लोग जो बेचारे सादा आम जिंदगी जीना चाहते हैं, कैफेज में जाके अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, उन पर अटैक किया गया, आम लोगों पर। और मोस्ट प्रोबेबली क्लियरली एक पैगाम दिया गया सीरियन हुकूमत को कि बंदे के पुत्र बन जाओ, जो हम कह रहे हैं वो करो। लेकिन क्या आपके ख्याल में ये कोई आसान काम होगा? बिल्कुल भी नहीं। हिजबुल्लाह के साथ लड़ना इनके लिए कोई आसान काम नहीं होगा। इन्होंने एक तो सक्सेस जरूर हासिल की जब बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो
तो साथ ही ये हिजबुल्लाह का बिस्तर भी गोल हो गया शाम से। और उस वक्त एक्सपर्ट्स ने यही कहा था कि ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक तोड़ दिया है ये अहमद अल-शरा ने। और उस वक्त ये नेतन्याहू भी बड़ा खुश हुआ था कि वो पहाड़ियों पे गया था गोलान हाइट्स पर कि देखो आज हमारी फतह हुई है, बशार अल असद का रिजीम चेंज हुआ है और ये लोग आए हैं। तो एक प्लानिंग के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरह एक स्ट्रॉन्ग सीरिया जिसका डिफेंस भी मजबूत था, जिसने बड़े अरसे तक एक अपने आप को बचा के रखा हुआ था इजरायली एग्रेशन के खिलाफ, उसको कितना वीक कर दिया गया है। और अहमद अल-शरा की जो फोर्सेस हैं, बेशक इनको ग्राउंड लेवल पर कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये इनके बस की बात नहीं है। लेबनान में इस वक्त इनके लिए हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये समझते हैं कि ये जो पीस डील हो रही है जिसमें इजराइल बहुत ज़्यादा हमले कर रहा है साउथ लेबनान में, वो इसी वजह से कह रहा है कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी कैपेसिटी है इजराइल को तकलीफ पहुंचाने की। तो ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह से हथियार छीन लिए जाएं और लेबनान की हुकूमत ये अकेले नहीं कर सकती क्योंकि वो वीक है। तो इसलिए इनको अब ये इनकी मदद की ज़रूरत पड़ रही है आसपास के लोगों की, जिसमें ये चाहते हैं कि ये सीरियन एक्स फाइटर्स अपना किरदार अदा करें। जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो शिया पार्लियामेंट स्पीकर हैं लेबनान के, जिनके हिजबुल्लाह से ताल्लुकात हैं, इनकी मुज़ाकरात में एक्सपर्टीज़ हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डीएस्केलेट कर सकते हैं। और वो ये भी शर्त रखेंगे कि पहले इजराइल निकले लेबनान से, फिर हम भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएंगे और अपने हथियार साइड पे रखेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर इजरायली सर पे चढ़ा रहेगा तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम क्यों हथियार फेंकें, पहले डीएस्केलेशन और डीमिलिटराइजेशन जरूरी है, फिर हमारी तरफ से कोई डिसआर्मामेंट होगी। और ये ट्रंप और अमेरिका को भी पता है कि ये कोई आसान काम नहीं है कि सारी जिम्मेदारी सीरिया के हुक्मरानों पर डाल दो। ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि वो हिजबुल्लाह की तरफ होस्टाइल हो। ओवरऑल उनकी जो पॉलिसी है वो हिजबुल्लाह को हमेशा दुश्मनी की निगाह से देखें और एक किस्म का लेबनान में जाकर उन्होंने पैगाम दिया है इनडायरेक्ट हिजबुल्लाह को कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हालांकि वो हिजबुल्लाह को अपने लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी समझते हैं इनकी पास्ट की लड़ाइयों को देखते हुए और हिजबुल्लाह की एबिलिटी जो उनके वेपन्स की वजह से मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है कि वो काफ़ी टफ फाइटर्स हैं, तो वो इनको भी टफ टाइम दे सकते हैं बॉर्डर एरियाज पर। लेकिन इसके बावजूद वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। इससे हमें यहाँ इजराइल की एक और चाल समझ लगती है कि मुसलमानों को हमेशा सेक्टेरियन वायलेंस में उलझा कर रखो कि डिफरेंट मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लड़ेंगे तो शिया सुन्नी इख्तलाफ मजीद फैलेगा इस पूरे रीजन में और मुस्लिम दुनिया में। आपको पता है जब इस तरह के कोई सेंसिटिव वाक़यात होते हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरी मुस्लिम दुनिया पर आता है। मतलब वहाँ पर ये शिया सुन्नी ग्रुप अगर लड़े हो तो पाकिस्तान में लोग लड़ते हैं, पाकिस्तान में बहस करते हैं और फिर वो आपको पता है चीज़ कहाँ तक पहुँच सकती है। तो यहाँ पर इस मीटिंग के ज़रिए सीरिया और लेबनान ने ये पैगाम दिया है कि हम लड़ाई से नहीं बल्कि सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के ज़रिए मामलात को हल करने के लिए तैयार हैं। हम मिल बैठकर अपने मसाइल हल करेंगे, ना कि एक दूसरे की तरफ बंदूकों का रुख करके। और जो ये इन्होंने एग्रीमेंट किया लेबनान के साथ, इसको प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन का नाम दिया है, रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ आयर स्टेट, इक्वालिटी बिटवीन द टू पार्टीज एंड नॉन इंटरफेरेंस। इस लेवल की बातचीत की गई है, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की गई है। और यहाँ पर शाम की क़यादत ने भी एक सीरियसनेस दिखाई है कि हम अपने मसले अपने फैसलों के हिसाब से कर सकते हैं अगर हम सीरियस होकर बैठे हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल को ये एटीट्यूड पसंद नहीं है। जब कोई मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी को एग्जर्ट करना चाहता है, इनके ये कोवर्ट ऑपरेशंस और रिजीम चेंज कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और पास्ट की डिसलाइकिंग के बावजूद वो इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ बैठने को तैयार हैं, ना कि हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए। और बॉर्डर क्रॉस करके हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस करने में अभी ये कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि इनको पता है कि उसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ईरान से डायरेक्ट पंगा लेना। ईरान की भी डेफिनेटली ये कोशिश होगी कि सीरिया के नए हुक्मरानों से बनाकर रखे, लेकिन अगेन ये चीज़ इजराइल को पसंद नहीं आएगी और वो इनको पनिश करेगा अगर ये ईरान से बातचीत करेंगे। अभी देखें लेबनान की हुकूमत से बातचीत करने पर ये पनिश किया गया, तो आगे क्या हो सकता है। हाँ, ये आज़ादी रूस को ज़रूर है कि वो अहमद अल-शरा से खुल के मिल सकता है और वहाँ पर अभी भी रूस की बेसिस कायम है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, ये लताकिया और तुर्तुस। क्योंकि रूस एक बड़ा पार्टनर है और उनकी इजराइल से भी ट्रेड है, एक बड़ा प्लेयर है, तो रूस को नहीं उस तरह तंग कर सकते।
अमेरिका सीरिया की नई हुकूमत के जो हुक्मरान है अहमद अल-शरा, उनको अपना पार्टनर समझता है दहशतगर्दी में भी, और इन्होंने जो एक नया अलायंस बनाया है अभी वेस्ट एशिया में दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें इनको भी शामिल किया है। यानी इजराइल डायरेक्ट नहीं आता, अमेरिका के जरिए बहुत सी चीजें करवाता है कि इनको अपनी मुट्ठी में बंद रखना है। और सीरिया में भी अभी तक अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं जो कि इलाके पर नजर रखी हुई है, CIA की प्रेजेंस है, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रेजेंस है जो कि यहाँ पर अपना असर और रसूख कायम रखते हैं। और इसका मेन मकसद क्या है? इजराइल की सिक्योरिटी, इजराइल के इंटरेस्ट पूरे हों, इजराइल को फैसिलिटेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे ट्रंप इंतजामिया ऐलान कर चुकी है कि हम सारे ट्रूप्स को निकाल चुके हैं सीरिया से, वही जो ट्रंप की पॉलिसी है कि इस रीजन से निकलो। दूसरा, इनको थोड़ा सा गुस्सा शाम के मौजूदा हुक्मरानों पर यह है कि वो तुर्की के इतना करीब क्यों होते हैं, क्योंकि तुर्की इनसे बना के रखना चाहता है। और सऊदी अरब के लिए भी ये इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि ईरान का इन्फ्लुएंस कम हुआ है बशार उल असद के जाने के बाद, और सऊदी अरब भी इनको इम्बोल्डन करने की कोशिश करता है। और सऊदी अरब ने भी बहुत कोशिश की थी जिसकी वजह से ट्रंप इंतजामिया ने इन पर से सैंक्शंस में नरमी की। अगर आप इन इलाकों पर नजर दौड़ाएं और इनकी तारीख को देखें, इराक को, सीरिया को या लेबनान को, ये बड़े जबरदस्त इलाके थे और मुस्लिम दौर में ये मरकज थे, ये रिसोर्सेज से भरपूर थे और मुस्लिम इंटेलेक्ट का भी गढ़ थे। यहाँ पर बादशाहों ने हुकूमत की हुई है और स्ट्रॉन्ग मुस्लिम प्रेजेंस थी जिसको आहिस्ता आहिस्ता वीक किया गया है इनकी अपनी कमजोरियों की वजह से और दुश्मनों की साजिशों की वजह से। यही वो इलाका था जो कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास था और इस पूरे इलाके को इन्होंने क्रूसेडर से आजाद करवाया था। लेकिन अब की सिचुएशन देख लें, ये सारे मुल्क किस तरह वीक हैं जो इजराइल के आसपास हैं, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, फलस्तीन हो या इराक हो, ये सेंटर्स थे मुस्लिम दुनिया के। और बाकी जो इस वक्त ऊपर ऊपर से बचे हुए नजर आते हैं उनकी भी जड़ें खोखली हो चुकी हैं, जैसा कि इजिप्ट और लीबिया वगैरह। ये सारे ममालिक उसी मुस्लिम एम्पायर का हिस्सा थे जिस पर बाद में सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत की। ये सारी चीजें चेंज हुई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब लेबनान और सीरिया दोनों पर फ्रांस ने अपना एक नया कब्जा जमाया। 1946 के वक्त फिर इनको आज़ादी मिली और उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई, बशार उल असद के जो वालिद थे उनकी भी लेबनान के साथ चपकलिशी रही। और ये जो पूरी डायनेस्टी थी, असाद डायनेस्टी जिसे कहते हैं, बशार उल असद की और इनके वालिद की, इसने कई साल हुकूमत की है और इन्होंने लेबनान को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। और बशार उल असद की हुकूमत का खात्मा भी एक बहुत बड़ा इवेंट था, यानी एक इतनी पुरानी डायनेस्टी जो चली आ रही थी जिसने सीरिया को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था और बड़ी फॉरेन एग्रेशन का मुकाबला किया था, एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला इनको 2 साल पहले। और फिर इसी तरह देख लें, लीबिया में जो मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत थी वो बहुत मजबूत थी, उन्होंने भी एक स्टेबिलिटी कायम की थी जिसको तबाह बर्बाद कर दिया गया और आज लीबिया 2 से 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कहीं वॉरलॉर्ड्स हैं और कहीं बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत। इराक की पॉलिटिक्स भी 2003 के बाद बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है और वहाँ भी एक मिक्स एंड मैच सारी सिचुएशन चल रही है। कुछ फोर्सेस को ईरान सपोर्ट करता है, कुछ को अमेरिका सपोर्ट करता है, कुछ वहाँ पर मसलकी इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर भी इराक ने इतनी ब्रूटल एग्रेशन के बावजूद अपने आप को जिस तरह संभाला है उनको दाद देनी बनती है। लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं कायम हो पाती एक लंबे अरसे के लिए और यही चैलेंज इराक भी फेस कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमलों के जरिए ये सोचा था कि ईरान की भी टॉप लीडरशिप को हम ख़त्म कर देंगे तो वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाएगा, जैसा कि सीरिया में हुआ, जैसा कि लीबिया में हुआ, जैसा कि इराक में हुआ। ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ और यहाँ से ही अमेरिका ये सारी गेम हारा है और इजराइल को भी एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक लगा है। तो इजराइल की यही कोशिश होगी इस रीजन में जितने ममालिक हैं इनको मैक्सिमम वीक किया जाए। ईरान को तो ये गिराने में अभी नाकाम रहे हैं और अभी ईरान के सुप्रीम लीडर की फ्यूनरल तकरीबात हो रही हैं, उसमें भी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और ईरान की जो मौजूदा क़यादत है, जो मौजूदा सेटअप है, वही सब कुछ मैनेज कर रहा है। और ये चीज़ इनके लिए शॉकिंग है कि ईरान का सिस्टम क्यों नहीं गिर पाया। हमने इराक के लीडर को ख़त्म किया, इराक का सिस्टम ख़त्म। हमने लीबिया के लीडर को ख़त्म किया, लीबिया का सिस्टम ख़त्म। हमने सीरिया के लीडर का तख्ता उल्टा, सीरिया का निज़ाम दरम बरम। लेकिन ईरान का रजीम चेंज नहीं हुआ और यही ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ईरान की हुकूमत के ना गिरने से इनको एक और स्ट्रेटेजिक चैलेंज का सामना करना पड़ता है और वो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका एक अहम कंपोनेंट है हिजबुल्लाह, जो कि इस वक्त दोबारा इम्बोल्डन हो रहा है, जिसको 2024 में बड़े सेटबैक्स मिले थे। और इस वक्त अमेरिकन अहकामात के बावजूद भी सीरियंस हिजबुल्लाह से लड़ने को तैयार नजर नहीं आते।
अमेरिका और इजराइल की फुल बैकिंग के बावजूद। हालांकि इनके पास्ट में बड़े शदीद इख्तलाफात रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शिया ग्रुप हिजबुल्ला, दूसरी तरफ सुन्नी और सलफ़ी अहमद अल शरा की फोर्सेस जो अल-कायदा में भी थीं और दाइश में भी थीं, दोनों एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहती। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस इनकार के बाद सीरिया की जो हुकूमत है उसके लिए मज़ीद क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। अभी ये अफसोसनाक धमाका जो हमारे सामने हुआ है, क्या इनके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी की जाएंगी? लेकिन अगर इनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाएंगी तो फिर और ऑप्शन कौन सा है अमेरिका और इजराइल के पास कि वो सीरिया की हुकूमत उनके हवाले करें? मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन इस वक्त इनके लिए यही है। तो आपके ख्याल में सीरिया की हुकूमत हिजबुल्लाह से लड़ाई करने जाएगी अमेरिका के कहने पर, या आपके ख्याल में ऐसा नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं। यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।